नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैंडिड किस्से प्रेरक के साथ में। और आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराना चाहूंगा जो राजस्थान के एक छोटे इलाके डीडवाना से निकल के एक बड़ी लेखक और पत्रकार बन चुकी है। उन्होंने 18 साल राजस्थान पत्रिका के लिए पत्रकारिता करी है और उनका पहला नॉवल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा नॉमिनेटेड रहा उनके नवलेखन पुरस्कार के लिए। तस्नीम खान का कहानी संग्रह दास्तान-ए-हजरत देश की सीमाओं के पार भी पहुंच चुका है और उनकी कहानियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित करी है। तो आइए चलिए मिलते हैं तस्नीम खान से। क्या खूब सोच है आपकी तस्नीम जी। पर क्या आप भी खुद को इस पिंजरे में कैद पाती है, अपनी कला को इस पिंजरे में कैद पाती है? मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी अपने आप को कैद नहीं पाया। जब से मैंने आँख खोली या मैं समझदार हुई, मैंने अपनी फ्रीडम को खूब जिया। चाहे मैं बचपन की बात करूँ और उसके बाद तो जब आप एक बार आज़ादी का मज़ा जो है वो चख लेते हैं, उसके बाद उसको कहीं जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो बेहद कीमती होती है। और ख़ास तौर पर जब आप लड़की होते हैं, तो वो आज़ादी जो है, वो फ्रीडम जो है, उसका मज़ा मैंने आँख खुलते लिया या समझदार होते ही लिया। तो मैंने और आसपास की जिंदगियों को देखते हुए मैंने इसकी कीमत को समझा। पहले मुझे ये लगा करता था, हाँ ये बहुत ही नॉर्मल है, ये ठीक है, ऐसा तो हर जगह ही होता है। लेकिन जब जब जैसे जैसे मैं जिंदगियां समझने लगी, लोगों में ताक झांक करने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये खास है। ये फ्रीडम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है किसी की भी जिंदगी के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। तो इस फ्रीडम को मुझे अपने लिए तो जारी रखना ही है आगे तक। और ज़्यादा मैं जो भी फ्रीडम जो एक्सप्रेशन है मेरे, वो फ्रीडम से फुलफिल होते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ इसलिए। बाकी लोगों को इतना प्रिविलेज नहीं मिला होता है, हम देखते हैं लड़के भी उसमें शामिल होते हैं, सिर्फ लड़कियों की मैं क्या बात करूँ। तो और राइटर होते होते मैंने ये जाना कि जब तक आप फ्रीडम को लेकर आपके अंदर एहसास नहीं है, या फ्रीडम को लेकर आप उसकी कीमत नहीं जानते, उसकी तड़प नहीं है, तब तक आप कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि वो लोगों में एक सवाल पैदा करे, जिसका वो समाधान ढूंढे, या फिर उस फ्रीडम के लिए अपने कदम बाहर निकालें, या कुछ बदलाव लाएं। तो जब तक बदलाव की बात नहीं होती है, तो मुझे लगता है राइटिंग की बात भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने। मैं एक एक चीज से मतलब काफी क्यूरियोसिटी थी मेरी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कि मतलब मेरे को आपके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जाने, क्योंकि वो भी उस दौर के जब आप एक छोटे से इलाके में डीडवाना में रहती थी और आपका परिवार बड़ा सा था। तो क्या मतलब उस टाइम पे आपका माइंडसेट रहा होगा? बिल्कुल। ये सबसे पहली बात तो बड़ा अच्छा सा सवाल है ये मेरे लिए, और मुझे इसका जवाब देने में मुझे लगता है मज़ा आने वाला है। देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। आज जिला बन चुका है डीडवाना, लेकिन जब मैं वहाँ पर 1981 में मैंने जन्म लिया, जोधपुर का ननिहाल का जन्म है, लेकिन मैं वहीं की हूँ, पली बड़ी वहीं हूँ, डीडवाना की हूँ। मेरे फादर सभी डीडवाना से हैं। तो एक छोटा सा कस्बा हमारा वो हुआ करता, आज भी है। कस्बा बड़ा ही प्यारा सा कस्बा है। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों ये है कि वहाँ आप सभी को जानते हैं और सभी आपको जानते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि आपको जो भी एक्ट करना है, जिस तरह से भी एक्ट करना है, वो आपको अपने परिवार के अनुरूप करना है।
कि किसी भी तरह से आपका परिवार जो है, पूरा परिवार, क्योंकि हम देखते हैं कि एक पूरे पूरे खानदान बसे होते हैं, जिनमें करीब 50 परिवार भी होते हैं, तो आपको उनकी तरह से एक्ट करना है क्योंकि आपको सभी जानते हाँ, हैं। बिल्कुल। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपको इतने लोगों को जानते हैं, इतने इतने लोगों के बीच रहते हैं कि आप कई सारी जिंदगियों को एक साथ पढ़ सकते हैं। आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ अपनी या अपने घर के 4 मेंबर्स की जिंदगियां नहीं होती हैं। आपके पास में एक पूरा बड़ा कुनबा होता है, जिनको देख के आपको अलग अलग तरह से जिंदगी के मसले जो हैं, जो भी मसाइल हमारे सामने आते हैं, उनके हल क्या हो सकते हैं, कितने रास्ते हैं जो हमारी मंजिलों तक जाते हैं, कितनी मुश्किलें हैं जिनको हम किस तरह से पार करते हैं। तो ये उनकी जिंदगियों से मैंने सीखा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और इसके अलावा जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारा भी बड़ा परिवार था, तो वहाँ पर जो पढ़ाई का सपोर्ट, गूगल ज्ञान नहीं था, लेकिन वो पारिवारिक ज्ञान था। अच्छा। कि एक दूसरे से पूछा जाता, बताओ कौन है प्रधानमंत्री, तो वो अपने आप रट जाता। उसके लिए गूगल तो था नहीं, मोबाइल थे नहीं, अखबार बार बार में पढ़ना नहीं पड़ता, या जनरल नॉलेज जो है वो वहाँ पर अपडेट रहा करती है। एक दूसरे से पढ़ते पढ़ते जब बहुत सारे लोग, 10-15 लोग साथ ही पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाई में काफी इसका फायदा जरूर मिला, मुझे बहुत फायदा मिला। चाहे हम सहेलियों के साथ की बात करूं, या अपने कजिन्स के साथ की बात करूं, या अपने घर वालों के साथ की बात करूं, तो ये एडवांटेज भी बहुत मिला है मुझे वहाँ से। डीडवाना से, नागौर जिले में उस समय आता था। तो वहाँ जीते जीते मुझे ये यही लगा कि एक कस्बे की जिंदगी जो है वो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐड करती है, बहुत कुछ आपको देती है। जबकि हम शहर में एक इकलौती जिंदगी जीते रहते हैं। आज मुझे 17 साल हो गए जयपुर में रहते हूँ, उसके बावजूद मैं ये मिस करती हूँ कि वहाँ आप कितनी सारी जिंदगियों से जुड़े होते हैं, और राइटर होने के नाते आपके लिए ये बेसिक होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपके बारे में एक किस्सा पता चला है, और मुझे बताइएगा कि वो सही है या गलत है। मतलब डीडवाना में आप थोड़ी सी खुदाई करते थे, और आर्कियोलॉजिकल मतलब एक एक्सट्रीम मतलब एडवेंचर पे निकल गए थे, जो आपको बहुत मजा आता था जिसमें। बहुत बहुत ज्यादा। जब जब छुट्टियां आती थी तो मेरे 3 कजिन जोधपुर से आते थे, और हम 5 भाई बहन थे, जिनमें हम 3 बड़े थे, भैया में और मेरी छोटी बहन। तो 3 वो और 3 हम, 6 मिलके दोपहर में पिकनिक पे जाते। दरअसल मेरी नानी का घर दूसरे मोहल्ले में हुआ करता था उन दिनों। तो अम्मी दोपहर में काम, अपने घर का काम निपटा के और नानी के घर चली जाया करती। घर हम लोगों पे होता, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि घर में क्या ताला लगाना नहीं लगाना। हमें तो सिर्फ इतना मालूम था कि अम्मी जा चुकी हैं और अब हमें पास ही के जंगल में पिकनिक पे जाना है। तो वहाँ एक बहुत ही फेमस तालाब है, कचोलिया तालाब। अकेला एक तालाब था उस समय में, जिसमें मीठा पानी हुआ करता। अच्छा। अकेला वही तालाब था जहाँ से हम मीठा पानी अपने चाय वगैरह के लिए मंगवाया करते थे। तो कचोलिया तालाब से आगे पूरा जंगल था, तो उस जंगल में हम अपनी पिकनिक मनाने जाते थे। होता कुछ भी नहीं था हाथ में पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन हम घूमने जाते थे। फूल वहां से जंगली फूल बीन के लेके आ जाते थे। उस वक्त बच्चों की आदत थी, मुझे लगता है, या फिर अभी भी होती है, गांव में रहने वाले बच्चों के पास मिट्टी होती है, तो मिट्टी को लेकर यूज टू होते हैं, और उसकी खुदाई तो वो जारी ही रखते हैं। हमेशा पत्थर मिलाने की खोदा नहीं उन्होंने। अच्छा। तो कुछ हमारे भी यही आदत थी। और कचोलिया तालाब उन दिनों में सूखा था, बारिश नहीं आई थी जहाँ तक मुझे ख्याल है। मैं करीब 10 साल की रही होंगी। तो कचोलिया तालाब सूख रहा था, बिल्कुल नीचे वाली उसकी पेड़ी, जिसे बोलते हैं, सीढ़ी आ चुकी थी। तो वहां हम लोग बैठे थे, थोड़ा वो जो पानी था उसमें पैर लटका के। तो मेरे जो कजिन भैया हैं, उनको पैर में कुछ महसूस हुआ कि इस मिट्टी के नीचे कुछ है। तो हम छह उस गीली मिट्टी को खोदने में जुट गए, और वहां हमने देखा कि एक मूर्ति पड़ी थी, और वो पत्थर की मूर्ति। हालांकि वो अभी जो हम प्रचलन में है देवी देवता, उनमें से किसी से वो मूर्ति नहीं मिलती थी। और हम छह सबसे पहले तो इस बात पे लड़े, इसको मैंने खोजा मैंने खोजा मैंने खोजा। खैर उस मिट्टी को हमने उसी पानी से खूब रगड़ रगड़ के धोया, उसको निकाला, और वो इतनी उसका चेहरा आधा कटा हुआ था, तिरछा, और छोटी सिर्फ फेस उसका था, और ताज जो है वो उस देवी की मूर्ति पर लगा हुआ था। तो एक फेस, और वो भी आधा कटा हुआ, हमें ऐसी हाफ सी कटी हुई मूर्ति वहां पे मिली थी, और जो इतनी भारी थी
कि हमसे उठाई नहीं जा रही थी। हम रास्ते भर बारी-बारी से एक दूसरे को देखकर और उठा रहे थे, और घर आते ही हमने सबसे पहला ये काम किया कि घर में मम्मी-पापा दोनों नहीं है तो उसको छिपा दिया जाए। क्योंकि आप जिस तरह से पले-बड़े हैं, वहाँ आपको कहीं न कहीं ये रहता है कि मूर्ति घर में कैसे आए? हाँ, मूर्ति घर में कैसे आएगी? कि सब पूछेंगे, आप क्या जवाब दोगे? फिर आपकी पिटाई होने वाली है। तो इस डर से हमने उसको दुछत्ती में, जहाँ पर हमें पता है कि और कोई आता-जाता नहीं है या बहुत ज़्यादा वो खेली नहीं जाती थी, तो उसके कोने में हमने उसको छुपा दिया। अच्छा, अच्छा। और वक़्त-वक़्त पे जब भी हम मिला करते थे, उस मूर्ति को हम उसको चुपके से, कोई नहीं होता, उसको निकालते, फिर उसको फिर से देखते, फिर से हम रखते थे। तो ख़ैर, अब जब कुछ सालों पहले ही मैंने पत्रिका में एक स्टोरी की थी, क्योंकि मैं डीडवाना गई थी और वहाँ आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे का एक खुदाई चल रही थी। पीर पहाड़ी एक दरगाह है, तो वहाँ के आस-पास के अरावली की पहाड़ियाँ जो है, पीर पहाड़ी की पहाड़ियों के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पर पहाड़ियों के नीचे खुदाई चली और वहाँ पर अवशेष मिले होमो इरेक्टस के, जो कि 8 लाख साल पुराने अवशेष हैं। तो तब मुझे लगा, अभी कुछ साल पहले की बात है, मुझे लगा कि इतना पुराना है और हमें वो तालाब में जो मूर्ति मिली थी जिसे हम भूल चुके थे, हाँ, तो जरूर वो भी कुछ न कुछ अहमियत रखती होगी। तो मैंने उसको खोजा सारी दुष्टियों में, लेकिन अफसोस कि वो मुझे नहीं मिली, जबकि उसके बारे में अम्मी को भी पता नहीं है कि वो मूर्ति कहाँ थी, कैसे थी। क्योंकि कुछ सालों पहले हमारे घर में रेनोवेशन हुआ था, तो अभी तक हम उस मूर्ति को ढूंढ रहे हैं, ताकि हम ये देख सके कि हम 6 लोगों ने मिलकर जो खोज की थी, वो खोज कितनी बड़ी थी, लेकिन अब तक वो मिल नहीं पाई है। उम्मीद है कभी मिल जाए। होप सो कि वो जब रेनोवेशन का काम किया गया तो मजदूरों के सीमेंट के काम के साथ इधर-उधर ना चली गई हो, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी खोज थी, हमारे बहुत बड़ी बचपन खोज, सही में बहुत बड़ी खोज थी। जी। तो एक तो मैं ये बात पे गौर कर रहा था कि डीडवाना में आपका अट्रैक्शन जर्नलिज्म की तरफ कैसे गया? मतलब क्या सोच रही? आपने इतने बड़े-बड़े अवार्ड्स भी जीते, लाडली मीडिया अवार्ड और झाबरबल मीडिया अवार्ड। तो मैं ये जानना चाहूँगा, इतना टाइम जर्नलिज्म करके, इतने अवार्ड जीतने के बाद फिर आप लेखक बन गई? मुझे लगता है कि लेखक हमेशा से था। मेरे अंदर लेखक हमेशा, लेखक आप बाय चांस नहीं बन जाते हो। हाँ। आगे जाके आपको लगे कि अच्छा मैं तो लेखक बनने के लायक हूँ। आपके अंदर वो होता है। जैसे पढ़ना जो है वो किसी भी, कोई भी हम कोर्स करते हैं या हम कुछ भी बनना चाहते हैं, हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हम एक कोर्स करते हैं। हम्म। उनके लिए काफी टाइम उसके लिए स्पेंड करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी जो साहित्य तक आपकी पहुंच बने, उसके लिए भी एक अ, बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो साहित्य तक पहुंचने का भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है पढ़ना। तो वो पढ़ना अपने आप ही मेरे अंदर था। शुरू से ही हमें किताबों का बड़ा शौक रहा, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था कि सभी किताबें पढ़ा करते थे, लिटरेचर पढ़ा करते थे, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ा करते थे। तो किताबों से हमारी पहली दोस्ती थी, उसके बाद में दूसरा। तो वो एक नशे की तरह था कि हमें दिन में किताबें तो पढ़नी ही है, कोर्स के अलावा भी किताबें पढ़नी है। जब मैं 10th 11th में थी, तब तक मैंने इस्मत चुगताई की कई सारी किताबें पढ़ी, सादत हसन मंटो की कई सारी किताबें पढ़ी, अमृता प्रीतम को मैंने पढ़ा, सबसे ज्यादा शरद चंद्र को उस समय में पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा। तो काफी सोच जो है, वो साहित्य आपको हमेशा एक नई सोच देता है, और मैंने इस सोच को एंजॉय किया। इसलिए मैं नई नई किताबें और ज्यादा पढ़ने में लालच में रहती, कि ताकि मेरी जो ये सोच जो बदल रही है, या सोच जो यहाँ पर मांझ रहे हैं हम, तो वो सोच मंचती जाए आगे। मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, या तो ये किताबें मुझे रास्ता दिखाती थी। तो मैंने किताबें पढ़ी, और जर्नलिज्म के फील्ड में मैं इस तरह से आई, चूंकि किताबों से शौक था, और मैं एक डिबेटर रही अपने स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक। एक अच्छी डिबेटर कहा जा सकता है, अच्छी डिबेटर रही मैं उस समय में। तो ये लिखने पढ़ने का सारा शौक साथ में चलता रहा, और मुझे कुछ अलग करना था। क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी, उस वक्त तक लड़कियों को टीचर बनना तो अलाउड था, लेकिन और किसी फील्ड में जाना अलाउड नहीं था।
अच्छा अच्छा। टीचर उनके लिए सबसे सेफ जोन माना जाता है कि स्कूल जो है, मान लो हम कस्बे की बात करें कि स्कूल हम जानते हैं, वहाँ के लोगों को हम जानते हैं, तो हमारी लड़कियां जो है वो सेफ रहेंगी। तो ये सोचते हो वो एसटीसी करवाते थे और लड़कियां जो है टीचिंग की जॉब में जाने लगी थी, लेकिन उसके अलावा अलहदा से कुछ नहीं कर रही थी। तो मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था, मुझे मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ डिफरेंट करने का हमेशा रहा कि मैं डिफरेंट चुनूंगी, जो कुछ भी चुनूंगी। तो मैंने तभी सोच लिया था, अपने 10th में ही सोच लिया था कि मैं पत्रकार बनूंगी। क्योंकि दूरदर्शन पर जब सलमा सुल्तान आया करती थी बड़ा सा फूल लगा के, तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी वो। मुझे लगता था ऐसा बनना है, क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत कम है जो यहाँ तक हैं। तो खैर फिर मैंने बीएससी अपना कंप्लीट किया, क्योंकि मास्टर्स ही हुआ करता था उस वक्त में पत्रकारिता में। तो मास्टर्स से पहले आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए, तो मैंने बीएससी किया कांगड़ कॉलेज टिलवाना से। उसके बाद में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से मैंने जोधपुर से अपनी पत्रकारिता की मास्टर्स डिग्री ली, और वहीं से मेरा पत्रकारिता का सफर 2005 से शुरू हुआ। और मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया था 2005 में, जिसमें मैं अब तक हूँ। तो पत्रकारिता ने मुझे लेखन तक आने में मुझे पुश किया, मुझे बहुत कुछ दिया पत्रकारिता ने, मेरे पढ़ने ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो इस तरह से मैं पत्रकारिता से साहित्य तक पहुंची। पत्रकारिता में मुझे याद आता है कि 2005 में जब मैं नई थी तो मेरे अंदर जुनून हुआ करता था, आज भी है। तो मैं जो अपने जो वीकली ऑफ मिलता था, तो मैं अपने आसपास के गाँव में जाती थी जोधपुर में। उन गाँव से मैं कई सारी कहानियां उठा के लेके आती थी, और बड़ा अच्छा लगता था जब वो बायलाइन फ्रंट पर छपती थी पत्रिका की। तो उसमें पानी की किल्लत किस तरह से है राजस्थान के ठेठ इलाकों में, महिलाओं की क्या स्थिति है उसे लेकर, और जैसे ठाकुर का कुआं एक कविता है, उसी तरह से मैंने वो देखा है कि किस तरह से वहां पर जाति जो है, जातियां जो है डोमिनेट करती हैं, कई तरह की जातियां। और उसमें महिलाएं और पुरुष किस तरह से जी रहे हैं, तो वो सारी कुछ चीजें मेरे पास रॉ मटेरियल की तरह है। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ने में। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने उपन्यास लिखा और इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने सीधे भारतीय ज्ञानपीठ को भेज दिया बिना किसी को बताए क्योंकि मुझे लगता था कि ये लड़की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसी हो सकती है, कोई मुझे इस तरह से कहेगा, या फिर मैं माँ नहीं आऊंगी तो लोग बोलेंगे अच्छा और करो, अपने आप को ज्यादा वो समझते हो। तो मैंने बिना किसी को बताए वहां पर भेज दी कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और लकीली आई एम ब्लेस्ड कि भारतीय ज्ञानपीठ की उस नवलेखन प्रतियोगिता में मेरा उपन्यास अनुशंसित हो चुका था, और वहां से मेरा सफर शुरू हो गया कि मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक लेखक की जिम्मेदारी भी उठाने के लायक खुद को समझने लगी। वाह वाह, क्या बात है। तो ए मेरे रहनुमा का जो अनुवाद हुआ अंग्रेजी में भी, तो उसकी वजह से मेरे कुछ दोस्तों ने भी पढ़ी, वो उनको काफी अच्छी लगी। काफी इंटरेस्टिंग थॉट लेवल है और काफी डीप है प्रोसेस करना उसको। तो क्या आपको लगता है अभी भी कि औरतों को अभी भी अपने पति के एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, या फिर वो उस दौर से आगे बढ़ चुकी है? यहाँ पर कई महिलाएं हैं, पहले से बदलाव बहुत ज्यादा आया है कि अब उन्हें किसी भी तरह के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर पिता भाई अगर वो लोग भी पितृसत्तात्मक हैं, तो उन्हें उनकी भी फिक्र नहीं है, उनकी भी कोई परवाह नहीं है। फिक्र नहीं, परवाह का यहाँ पर यूज करूंगी कि परवाह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। जो आपको उड़ने से रोके, जो आपके कदम थाम दे, एक जगह वीडियो में जकड़ दे, आप आगे न बढ़ सको, आप पढ़ न सको, आप अपने सपनों को नहीं जी सकते, जहां पर आपको सपनों को नहीं जीने दिया जाए, मुझे लगता है वहां से आपको मूव ऑन करना ही चाहिए। तो आज बहुत कुछ बदला है कि महिलाएं वो इमोशनल सपोर्ट जो सोचती थी कि हम हमारा करियर और फैमिली दोनों जो है साथ साथ लेकर चले, उसके लिए बहुत कुछ सहती थी। तो या तो ऐसा होता है कि वो वहां से मूव ऑन कर जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं, घर की चार दीवारी के भीतर भी। और मुझे ये लगता है कि ये औरतों की बड़ी गलती रही कि वो हमेशा डरती रही कि घर में जब हम कुछ मांगेंगे या हम डिमांड करेंगे कि हमें ऐसे ही जीना है, मुझे बुर्का नहीं ओढ़ना है, मुझे घूंघट नहीं निकालना है, मुझे नौकरी ही करनी है। दरअसल हमने मांगा ही नहीं, उस दबाव के साथ नहीं मांगा,
जो दबाव होना चाहिए, वरना परिवार देने के लिए भी तैयार होते हैं। अच्छा। तो पूरी तरह से हम गलती किसी भी परिवार की नहीं मान सकते, पूरी तरह से समाज की नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी, महिलाएं डरती रही हैं, जबकि ये डर नहीं होना चाहिए। आप अपनी शर्तों पर जिंदगी, जहां आप दूसरों को किसी तरह से हर्ट नहीं कर रहे, नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इमोशनली मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हम जब मानवता की बात कर रहे हैं, हम मानवीय तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हम बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हुए अपनी खुद की जिंदगी जीते हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, अपनी जिंदगी जीता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप मानवता को लेकर चलो, जरूरी नहीं है कि घर वाले ये कहें कि नहीं आपको टीचिंग ही करना है, तो आप मना करो उनको, आप तो वो सुनेंगे। जब आप मना ही नहीं करोगे, आप उन पर एक प्रॉपर दबाव ही नहीं बनाओगे, तो वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम मैं ये सोचूं कि मुझे यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सजाया मिलेगा, या आप उनसे सपोर्ट मांगो। अब मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने पढ़ा या फिर मेरे कुछ सपने थे, तब मैं कह सकती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला। अगर मैं नहीं पढ़ना चाहती और मैं पत्रकार नहीं बनना चाहती, मेरा कोई सपना नहीं होता, मेरा सिर्फ इतना सपना होता है कि मेरी शादी हो जाए, तो फिर घर वाले शादी के लिए सपोर्ट करते, पत्रकारिता के लिए नहीं करते वो सपोर्ट। तो ये मैं एक बड़ा रीजन मानती हूँ कि आपके पास अपनी चॉइस होनी चाहिए, अपनी फ्रीडम क्या हो वो आपको पता होना चाहिए, आपके सपने क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो सपोर्ट करने वाले भी आपके साथ। जी। तो तस्नीम जी, अब मैं रैपिड फायर खेलना चाहूंगा आपके साथ, और ये आपके ही ऊपर है, आपकी कहानियों के ऊपर है, आपकी नॉवेल के ऊपर है, और मैं चाहूंगा आप फटाफट इनका आंसर दें बिना रुके। आपकी कहानियों में से आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है? पैरों में फिर पीड़ उठी है। कौन सा किरदार दास्ताए हजरत का आपका फेवरेट किरदार है? मीना, वो किरदार है मेरे हिस्से की चांदनी का, जो दूसरी बीवी होती है। अच्छा, कौन सा नाम ज्यादा बेहतरीन है, तस्नीम या हजरत? ऑफ कोर्स तस्नीम। तस्नीम नाम का मतलब क्या है, ये मुझे भी समझा दीजिए और बाकी सबको भी समझा दीजिए। तस्नीम दरअसल अरबी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है फाउंटेन ऑफ हेवन, या हिंदी में इसको बोलते हैं कि जन्नत में बहने वाली नदी। तो एक मेरे नाम का यही अर्थ है, जन्नत में बहने वाली नदी। आपकी और मेरी ये बातचीत भी बिल्कुल ऐसे ही बनी जैसे वो नदी, और आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया तस्नीम जी, और आशा करता हूँ कि आपको भी देखने में मजा आया होगा, और हम फिर मिलेंगे जल्द ही इस चैनल पे। तब तक के लिए अलविदा।